हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस एंड दोस्तों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है जिसकी मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा थोड़ी सी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवर्जन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके अंदर कुछ और अदर वर्ड भी हैं जिनको ऐड किया गया है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी या फर्डर्निटी। दोस्तों ये जो फर्डर्निटी है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो उसको भाईचारा कहते हैं, और इसी के अंदर दो चीज़ और आती हैं, जैसे यूनिटी हुआ या फिर इंटेग्रिटी, यानी एकता और अखंडता। दोस्तों कोई भी इंडिया में रहता हुआ कोई भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या पीपल ऑफ ग्रुप अगर इंडिया में रहकर उसको तोड़ने की बात करता है, यानी इंडिया में रहकर उसके संप्रभुता और उसकी जो अखंडता है उसको तोड़ने की बात करता है, तो दोस्तों उसको यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। यानी इंडिया की सोवर्जन और जो फर्डर्निटी यानी यूनिटी और इंटेग्रिटी को तोड़ने की बात करेगा, उसको यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यूएपीए क्या है? ये 1967 में आई थी, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसको 1967 में पास किया गया था। इसको पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, इसी के लिए हमने बनाया है, और बेटर एजुकेशन वीडियो बनाई है हमने इसके लिए। अब देखना इसको, और भी लीगल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा दिल्ली दंगों के बारे में। वहाँ पे दंगे हुए थे, जामिया स्टूडेंट थे, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसी के चलते वहाँ पे कुछ रियोट भी हुए हैं। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत महान व्यक्ति था और इसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। फिर दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, इसने तो और भी ज़्यादा बढ़िया स्पीच दी थी। आप इनकी स्पीच क्या थी वो जा करके खुद देख लीजिएगा। ये देश के जो है ना सोवर्जन और जो इंटेग्रिटी फर्डर्निटी है उनको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन ऑर्डर सब कुछ। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे एक्टिविस्ट के बारे में, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के बारे में जिनको यूएपीए लगा करके अरेस्ट कर लिया गया। उनकी स्पीच भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। दोस्तों ऐसे कौन लोग थे? जैसे सफूरा जरगर हुई, उसके बारे में तो कितना गंदी तरीके से ट्रेंड चलाया गया, लगता था कि इंडिया की वुमेन ही नहीं है, ये पता नहीं कौन से प्लेनेट से आई है, जिसको इतनी बुरी तरीके से खींचा जा रहा था न्यूज़ के अंदर। दूसरा उमर खालिद, सरजिल इमाम, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जैसे डॉक्टर आनंद तेलतुंबडेकर या फिर गौतम नौलखा हुआ। ऐसे कुछ लोग थे जिनको यूएपीए लगा करके अरेस्ट कर दिया गया। हाथरस केस सुना होगा, उसमें भी जैसे सिद्दीकी कप्पन हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। उनके कुछ और जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ में, उनको अरेस्ट किया गया यूएपीए जैसी एक्ट लगा करके। फिर जैसे डॉक्टर कफील की बात करना चाहूँ तो उनको भी अरेस्ट किया गया था यूएपीए जैसी एक्ट लगा करके, क्योंकि ये जितने भी अरेस्ट किए गए ये सारे देश के लिए खतरा थे। और ये जो देश के लिए खतरा थे वो तो मैंने बता दिया आपको, बट ये जो दो लोग बताए हैं मैंने, इनको जरूर देखना, इनकी स्पीच जरूर सुनना आप जाकर के, क्योंकि इससे कंपैरिजन करने से आप लोगों को चीज़ें पता चली। पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2020 में एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दिया था। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि यूएपीए के अंदर उन्होंने 2015 से लेके 2019 तक कितने बंदों को अरेस्ट किया है। तो दोस्तों यहीं पर एनसीआर भी है, उन्होंने भी अपना एक डेटा रिलीज़ किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था जो पार्लियामेंट में लोग बताए गए हैं और फिर एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट दी है, दोनों में एक मैचिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कन्विक्शन रेट है, यानी जो आरोपी पकड़े गए हैं वो सिर्फ 25% ही है। यानी 43% लोग ऐसे हैं जिनका केस को ही डिले कर दिया गया है। यानी अगर मैं इसकी मिनिमम लिमिट की बात करूँ जिसमें चार्जशीट लगाई जाती है, तो वो चार्जशीट के दिन होते हैं 180 दिन, यानी अगर बात करें टोटली तो 6 महीने समथिंग। और अगर इसके 72% देखा जाए तो 72% केस में इंक्रीज़ हुआ है, यानी इतनी स्पीड से इन्होंने यूएपीए को लगाया है कंट्री के अंदर 72%। और कोई एक्ट का यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ इसी एक्ट का यूज़ किया गया है बहुत सारे स्टेट में। आई होपिंग आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीधा यूएपीए की, यानी यूएपीए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यूएपीए को ही एंटी इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। एंटी इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है वो लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों इसके सेक्शन 15 में सीधा यही बात बोली गई है जो भी मैंने आपसे बताई है, यानी अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, यानी फेक करेंसी इकोनॉमी या फिर सोवर्जिनिटी या फर्डर्निटी को तोड़ने की बात करता है, तो उसके ऊपर यूएपीए जैसे एक्ट को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों इसके सेक्शन 16 में बोला गया है कि ये डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है इसमें, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, यानी उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है या फिर उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है। और दोस्तों इसके सेक्शन 43D में ऐड किया गया है, यानी 180 दिनों तक ऐसी एनआईज को अरेस्ट, जिसको भी अरेस्ट करेगी उसके अगेंस्ट चाहे फाइल चार्ज करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। फाइल भी बना सकती है, नहीं भी बना सकती है। 180 दिनों का उनके पास टाइम है, यानी टोटल बोले 6 महीने का। और दोस्तों यहाँ से सिर्फ ये बनता है कि 6 महीने मिनिमम है, ज़्यादा भी कर सकती है। और दोस्तों मैंने आपको बोला 43% केसेस तो ऐसे देखने को मिले हैं जिनके ऊपर चार्जशीट ही नहीं लगाई, 1 साल से 2 साल के बीच में देखने को मिले हैं।
और उनको रिलीज़ कर दिया गया बाद में। और दोस्तों अगर नॉर्मली किसी को पकड़ा जाता है तो 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, बट अगर इसके अंदर यूएपीए के अंदर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 30 दिनों के लिए उसको पुलिस की कस्टडी में रखा जा सकता है। और इसको इन्वेस्टिगेट करती है एनआई। एनआई क्या होती है? यानी नेशनल एजेंसी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसको आप देख लीजिएगा ये किस तरीके से काम करती है। दोस्तों 2004 में यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर टेररिस्ट जो एक्ट थी उसको भी जोड़ दिया गया था यूएपीए के अंदर ही। यानी अगर कोई उसको टेररिज्म को प्रोमोट करता है उसके अंदर या फिर पार्टिसिपेट करता है तो उसके भी टेररिज्म से ही रिलेटेड देखा जाएगा, या फिर अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो उसको भी टेररिज्म से रिलेटेड देखा जाएगा। दोस्तों ये कुछ अमेंडमेंट हुई थी इसके अंदर। अगर बात करूँ 2019 में जो उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है, सीधा पहले तो बोल दिया गया ये इसको एनआई ही देखेगा, अब एनआईए इसको चार्ज करेगा। पहले क्या होता था डीसीपी या एसपी देख लेते थे इसको, यानी अब एनआईए के पास इतनी पावर दे दी गई है, यानी सीधा अगर बोला जाए कि एनआईए को अब इतना एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है कि अगर वो किसी पर्सन को चाहे शक की बुनियाद पर भी उसको चाहे तो अरेस्ट कर सकती है और उसको वारंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया 180 दिन तक तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ अगर आप सीधा बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये। अगर क्वेश्चन बनता है आपसे क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। ये यूएपीए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यानी जैसे हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, एक्सप्रेशन हुआ या राइट टू प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते यूएपीए अगर एक बार किसी के ऊपर लग जाए। इवन इतना भी नहीं हो सकता कि अपनी बात किसी के सामने रखी जा सके जब तक इसकी फाइल को चार्ज नहीं किया जाता। तो दोस्तों एनआईए को इतनी पावर दे दी गई है कि वो अगर चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है या फिर अटैच कर सकती है। पहले क्या होता था डीसीपी या फिर एएसपी जाके उसको उसकी परमिशन के बिना नहीं होती थी। बट दोस्तों यहाँ पे एनआईए का कोई भी छोटा से या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर होगा इसको कर सकता है, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है या फिर अटैच कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है यूएपीए के, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके क्रिटिसिज्म क्या है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह फेडरल सिस्टम में ये जो पावर दी गई है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में एक सब्जेक्ट आता है जो पुलिस का है, यानी एक स्टेट की बात होती है और ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है स्टेट से। तो यानी ये बहुत एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, यानी गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अगर चाहे तो अरेस्ट कर सकती है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे पर्सन को अरेस्ट किया गया है और फिर उनको छोड़ा भी गया है जब उनके अगेंस्ट कोई चार्ज ही नहीं मिला है, जब उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। तो दोस्तों आप सोच करके देखिएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है और आपको 180 दिनों के लिए अंदर डाल दिया जाए एक ऐसा टैग लगा करके कि जिसमें आपको टेररिज्म से रिलेटेड देखा जाए, तो क्या आपकी जो लिबर्टी है यानी एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपकी डिग्निटी है जो आपकी, क्या आपको वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, यानी जिनको अरेस्ट किया गया यूपीए के अकॉर्डिंग और फिर बाद में हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई गवर्नमेंट को, फिर जाके छोड़ा गया। यानी आप कह सकते हैं इवन यहाँ पे जो डॉक्टर कफिल थे उसके तो पीछे पड़ गई थी यूपी गवर्नमेंट हाथ धो के, यानी इसको तो छोड़ने का नाम ही नहीं दे रही थी। तो इस तरीके से फिर यूएपीए जो एक्ट लगी थी उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने फिर आके वहाँ से उसको देखा था, तब जाके उसको वहाँ से रिलीज़ किया गया था। दोस्तों 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें बोला गया था कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन भी अगर ऐसा करेगा, पहले तो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, अब यहाँ पे बोला गया था 2019 में कि अगर कोई एक बंदा भी यहाँ पे ऐसी स्पीच करता है जिससे दंगे हो जाते हैं तो उसको भी यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। पहले एसोसिएशन वगैरह की बात होती थी, अब यहाँ पे इंडिविजुअल की भी बात की गई है और इसको एक्ट बना दिया गया है। तो दोस्तों ये कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फर्दर वीडियो पाने के लिए यार मेरे चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बना सकूं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यार वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है यूएपीए क्या है, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि यूएपीए जैसे जो एक्ट है ये कितनी हार्मफुल है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए और जिसको क्यों एंटी इंडिया एक्ट बोला गया है आप भी समझ गए होंगे। यानी किसी भी बंदे को शक की बुनियाद पर उठाया जा सकता है और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।